आगे तुला कवि को इंटरव्यू के लिए बुलाता है, पर कवि की जगह कहानी इंटरव्यू पर जाती है क्योंकि कवि ने अपने आप को तुला के सामने इस तरह प्रेजेंट किया होता है, जिस वजह से तुला को ये लगता है कि कहानी ही कवि है। आगे तुला कहानी का बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू लेता है, तो यहाँ पर कवि फोन की मदद से तुला के सारे क्वेश्चन का आंसर इतने अच्छे से देती है कि तुला काफी खुश हो जाता है और वो कहता है तुम बिल्कुल टैलेंटेड हो और मेरी कंपनी के लायक भी हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं ये काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला है, इसलिए 3 महीनों के अंदर तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम मेरी कंपनी के लायक हो और मेरी कंपनी को आगे बढ़ा सकती हो, इसलिए तुम्हें ये काम बहुत ही अच्छे से करना होगा क्योंकि अब मेरी पूरी कंपनी की जिम्मेदारी तुम पर है। तो कहानी कहती है अगर मैं ये जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाई और तुम्हारे टारगेट को नहीं पूरा कर पाया तो फिर मेरे साथ क्या होगा। तो तुला कहता है अगर तुमने कंपनी का टारगेट अच्छे से पूरा नहीं किया तो फिर तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कहानी जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो इधर कवि कहानी को कहती है तुम इसकी टेंशन मत लो और उसे बोलो कि मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूंगी। तो कहानी कवि के कहे अनुसार तुला को कह देती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कंपनी का टारगेट अच्छे से पूरा करूंगी और तुम्हारी कंपनी को बिल्कुल भी डूबने नहीं दूंगी। तो तुला ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। आगे कवि घर आती है तो उसे काफी टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं वो ये सारी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगी, क्योंकि अगर उसने 3 महीनों के अंदर कंपनी का टारगेट पूरा नहीं किया तो कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उसे भी काम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर कवि कहानी को शांत करती है और कहती है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, और वो ये कहकर आराम से खाने लगती है। तो यहाँ पर कहानी को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है ये सब खाना बंद करो, तुम्हें 3 महीने में पतला होना है, इसलिए आज से तुम ये सारी चीजें नहीं खाओगी बल्कि डाइट वाली चीजें खाओगी, समझी। तो बेचारी कवि को मजबूरन घास फूस खाना पड़ता है। आगे कवि अपना डाइट चार्ट बनाती है क्योंकि उसे 3 महीनों के अंदर पतला होना होता है, इसलिए वो पूरी मेहनत करती है पतला होने की। और इसी बीच वो अपनी बहन को फैशन की सारी इन्फॉर्मेशन देती है ताकि काम पर जाने के बाद उसकी बहन कोई गड़बड़ी ना कर सके। तो यहाँ पर कहानी पूरे मन लगाकर सब कुछ सीखती है क्योंकि वो भी कोई रायता नहीं फैलाना चाहती, पर बेचारी कवि की इन सब की वजह से काफी वाट लग जाती है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उसके सामने इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं और बेचारी कवि बस घास फूस खाकर खुद को जिंदा रख रही होती है और इन सब की वजह से बेचारी की काफी वाट लग रही होती है। आगे कहानी और पीटर की मुलाकात फिर से एक कैफे में हो जाती है। तो यहाँ पर पीटर जब कहानी को देखता है तो वो फिर से उसके पास जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और वो कहानी को कहता है तुम जिस इंडस्ट्री में काम करती हो उस इंडस्ट्री में तो हमारा मिलना जुलना लगा ही रहेगा, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर ले। और यहाँ पर पीटर फिर से कहानी से उसका नंबर मांगता है। तो यहाँ पर कहानी फिर से पीटर को सबक सिखाती है और उसके सामने ही मोबाइल निकालती है, पर वो उसे नंबर नहीं देती, उल्टा उसे ये कहती है कि ये सारा पैतरा तुम किसी और लड़की पर आजमाना क्योंकि ये मुझ पर काम नहीं करेगा। और यहाँ पर कहानी फिर से पीटर को रिजेक्ट कर देती है और उसे अपना नंबर नहीं देती। तो पीटर इस बात का भी बुरा नहीं मानता क्योंकि उसे पता होता है कि इन दोनों का तो मिलना जुलना अब लगा ही रहेगा, तो आज ना कल उसे कहानी का नंबर मिल ही जाएगा, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कहानी का ऑफिस में पहला दिन होता है। तो यहाँ पर कवि कहानी के लिए एक अच्छा सा आउटफिट तैयार करती है और उसे कहती है कि तुमने ये ड्रेस क्यों नहीं पहना, मैंने तुम्हारे लिए ये तैयार किया था। तो कहानी कहती है तुम्हें पता है ना कि मुझे इस टाइप के ड्रेस और खासकर इस तरह की कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे नहीं पहना। तो कवि कहती है मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि 3 महीने बाद जब मैं ऑफिस जाऊंगी तो मैं तुम्हारे तरह के कपड़े थोड़ी पहन के जाऊंगी, इसलिए तुम्हें मेरे स्टाइल से चलना होगा ना। तो कहानी कहती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब मैं और एडजस्ट नहीं कर सकती और खासकर अपने लुक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और कहानी ये कहकर ऑफिस चली जाती है। आगे सारे लोग ऑफिस में कहानी का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। तो यहाँ पर कहानी कवि की हेल्प से उन लोगों के सामने इतना अच्छा स्पीच देती है कि वो लोग उसके पूरी तरह से फैन हो जाते हैं। तो यहाँ पर तुला कहानी को कहता है तुम्हें जल्द से जल्द एक अच्छा सा आउटफिट तैयार करना होगा ताकि PNY कंपनी हमारी आउटफिट को थाई ब्रांड के तौर पर लॉन्च कर सके। उसके बाद वाइन कहानी को सारे कलीग से मिलवाने के लिए जाती है। तो यहाँ पर सारे कलीग कहानी से मिलकर काफी खुश होते हैं और उसकी काफी तारीफ करते हैं क्योंकि उन लोगों को कहानी का डिजाइन काफी पसंद आया होता है और वो लोग कहानी से बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं। पर मिंत्रा को कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती क्योंकि वो चाहती थी तुला उसे क्रिएटिव डायरेक्टर बनाए ना कि कहानी को, पर तुला ने ऐसा नहीं किया होता क्योंकि उसे मिंत्रा में वो बात नहीं दिखाई देती जो उसे कहानी में दिखाई देती है, इसलिए वो कहानी को क्रिएटिव डायरेक्टर बनाता है ना कि मिंत्रा को। और यही बात मिंत्रा को बिल्कुल भी हजम नहीं होती और वो कहानी से बिना मतलब के ही उलझने लगती है और उसे बुरा भला कहने लगती है कि वो यहाँ पर अपनी
काबिलियत के दम पर नहीं बल्कि कनेक्शन के दम पर आई है। तो कहानी को ये सारी बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो कहती है तुम इस तरह की बकवास बातें ही कर सकती हो, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर वो काबिलियत होती तो तुला तुम्हें क्रिएटिव डायरेक्टर बनाता, ना कि मुझे। पर शायद तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं थी जिस वजह से तुला ने तुम्हें डायरेक्टर नहीं बनाया। तो इस बात पर मिंत्रा को काफी गुस्सा आता है और वो कहानी के ऊपर गर्मा गर्म कॉफी फेंक देती है और उसके बाद ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे अनजाने में ये सब हो गया। तो कहानी को मिंत्रा पर काफी गुस्सा आता है कि तभी उधर से तुला भी आ जाता है और वो ये सब देख लेता है और वो कहानी से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारे ऊपर कॉफी कैसे गिर गई। तो यहाँ पर मिंत्रा तुला के सामने ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि जैसे उससे अनजाने में ये सब हो गया। तो यहाँ पर कहानी भी तुला को यहाँ की सारी बातें नहीं बताती, क्योंकि कभी उसे फोन पर कह रही होती है कि प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज कोई और तमाशा मत करो, क्योंकि मैं और कोई तमाशा नहीं चाहती। तो कहानी कवि की खातिर चुप हो जाती है और वहाँ से तुला के साथ चली जाती है। आगे तुला कहानी की फिक्र करता है और कहता है भगवान का शुक्र है कि तुम्हारा हाथ ज्यादा नहीं जला, वरना प्रॉब्लम हो जाती। तो कहानी कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। आगे तुला के ऑफिस में पीटर की एंट्री होती है, क्योंकि पीटर PNY कंपनी के बॉस का असिस्टेंट होता है और तुला की लाइफ का सबसे बड़ा विलन। तो तुला यहाँ पर पीटर से पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो पीटर कहता है मैं तो बस यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए आया था कि अब से मैं डिसाइड करूंगा कि PNY कंपनी के अंदर कौन सी ब्रांड आएगी और कौन सी नहीं, इसलिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है और मैं तुम्हारी कंपनी को इतनी आसानी से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर कौन कहता है पीटर क्या तुम पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को अलग नहीं रख सकते, तुम अभी भी पास्ट की बातों को लेकर क्यों बैठे हुए हो। तो पीटर कहता है जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और पीटर ये कहकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर कहानी पर पड़ जाती है और उसे पता चल जाता है कि कहानी भी तुला के साथ उसी की कंपनी में काम कर रही है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहानी भी। तो यहाँ पर पीटर तुला को कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी कंपनी इस कंपटीशन में कैसा धमाल मचाती है। आई होप तुम्हारे एम्प्लॉइज कहीं तुम्हें डिसअपॉइंट ना कर दे। और पीटर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो कॉन्ग को पीटर पर काफी गुस्सा आता है। तो यहाँ पर वाइन अपने बॉस और कॉन्ग से पूछती है कि आखिरकार पीटर और तुला के बीच ऐसा क्या हुआ है जो वो इतना गुस्से में है और वो तुला से इस तरह बदला लेना चाहता है। तो कॉन्ग यहाँ पर वाइन को बताता है कि पीटर और तुला एक ही स्कूल में पढ़ते थे और पीटर हमेशा तुला से जलता रहता था, क्योंकि तुला हमेशा आगे निकल जाता था और वो हमेशा सेकेंड आता था। बस इसी बात का उसे खुन्नस है जो अब वो हम पर निकालेगा। तो कहानी ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ कवि अपने नए डिजाइन के बारे में सोच रही होती है, पर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता कि तभी वहाँ पर उसकी आंटी उसके लिए टेस्टी खाना लेकर आती है और उसे कहती है तुम काफी कमजोर लग रही हो, इसलिए प्लीज ये प्रोटीन वाला खाना खा लो, इसे खाते ही तुम्हारे दिमाग की बत्ती खुल जाएगी और तुम्हारे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। तो कभी ये सुनकर खुश हो जाती है और वो खुशी से खाना खाने ही वाली होती है कि तभी उसे याद आता है कि वो तो डाइट पर है, तो वो इस तरह के खाने नहीं खा सकती। और वो अपनी आंटी को कहती है आंटी आप ये क्या कर रही हैं, आपको पता है ना कि मैं डाइट पर हूँ और मैं इस तरह के खाने नहीं खा सकती, तो फिर आप इस तरह के खाने मेरे सामने लेकर क्यों आ रही हैं। तो आंटी कहती है तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, डाइट के चक्कर में तुम खुद को बीमार नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कितनी बीमारियां हैं। तो कभी कहती है आंटी आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। और कभी ये कहकर जॉगिंग करने के लिए बाहर चली जाती है। आगे कभी जॉगिंग कर रही होती है कि तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिरने वाली होती है। तो वो सीधा जाकर तुला के ऊपर गिर जाती है और वो तुला को देखकर उसके ऊपर बेहोश भी हो जाती है। तो तुला ये सब देखकर परेशान हो जाता है और 2-3 बंदों के हेल्प से कवि को बेंच पर बिठाता है और उसके बाद कवि के होश में आने का इंतजार करता है। आगे कवि को होश आ जाता है तो यहाँ पर कवि तुला से माफी मांगती है। तो तुला कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा पैर लड़खड़ा गया था इसलिए तुम गिर गई थी। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं और उसके बाद तुला कवि को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे कवि को रियलाइज होता है कि वो बिना खाने के नहीं रह सकती, इसलिए वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ जाकर जम के खाने ऑर्डर करती है कि तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में तुला भी खाना खाने के लिए आया हुआ होता है। तो कभी जब तुला को देखती है तो वो कहती है तुम भी यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हो। तो तुला कवि को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो डाइट पर थी ना। तो कवि कहती है वैसे तुम भी तो डाइट कर रहे थे, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आगे वो दोनों एक साथ एक टेबल पर बैठते हैं और यहाँ पर तुला कवि को बताता है कि आज मेरा पर्सनल डे है, जिस दिन मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीता हूँ और भर पेट अपनी मर्जी का खाना खाता हूँ, क्योंकि
क्योंकि और दिनों में मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं और वो लोग डाइट पर रहते हैं, तो मुझे उन लोगों की वजह से डाइट वाला खाना खाना पड़ता है। इसलिए आज के दिन मैं किसी की भी बात नहीं सुनता और अकेला खुद के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। और ये मेरा सीक्रेट है, प्लीज किसी को भी मत बताना। तो कभी कहती है मैं बिल्कुल भी किसी को भी नहीं बताऊंगी। वैसे मैं भी डाइट पर हूँ, पर मैं अपने भूख पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई, इसलिए मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गई। और यहाँ पर ये दोनों मिलकर ढेर सारी गप्पे मारते हैं और साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर कवि को तुला के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगता है, क्योंकि तुला को यहाँ पर उसके खाने या मोटापे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो तो खुद खाने का शौकीन होता है और वो कवि के साथ मजे ले लेकर खाने खा रहा होता है। और कवि को यही बात काफी अच्छी लग रही होती है। आगे कवि को तुला के साथ टाइम स्पेंड करके कुछ आइडियाज आते हैं अपने नए आउटफिट के लिए, और वो अपने सारे आइडियाज अपने आउटफिट पर डाल देती है, जिससे बहुत ही अच्छा आउटफिट बनता है। और वो काफी खुश होती है कि फाइनली उसने समर कलेक्शन का आउटफिट तैयार कर लिया है। अगले दिन कवि कहानी के साथ मिलकर अपने आउटफिट को पूरे ऑफिस के सामने बताती है, तो सारे ऑफिस वालों को वो आउटफिट काफी पसंद आता है, खासकर तुला को। और तुला कहता है तुमने बहुत ही अच्छा कलेक्शन बनाया है, इस कलेक्शन से तो हमारी कंपनी जरूर आगे बढ़ेगी। आगे बस इस डिजाइन को सैंडी के पास बेचने के लिए अपने बंदे को आधी रात में ऑफिस भेजता है, जहाँ पर उसका बंदा उस डिजाइन की कॉपी करता है और वहाँ से जा ही रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और वो उस बंदे को देख लेता है, तो वो उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो बंदा उल्टा उसे ही घायल करके वहाँ से भाग जाता है और अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि मैंने डिजाइन की कॉपी कर ली है, और वो ये सारा कारनामा करके वहाँ से चला जाता है। आगे तुला को जब इस बारे में पता चलता है तो तुला इसकी सारी जांच करवाता है, लेकिन ऑफिस से ऐसा कुछ भी चोरी नहीं हुआ होता, जिस वजह से उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता उन लोगों के खिलाफ। तो उसे लगता है कि शायद ये सारा कारनामा सैंडी नहीं करवाया होगा उसे बर्बाद करने के लिए। आगे तुला और कवि फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर फिर से ये दोनों दबाकर खाना खाते हैं, क्योंकि तुला जब भी कवि के साथ होता है वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है और उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और उसे कल की भी फिक्र नहीं होती, बल्कि वो कवि के साथ बहुत ही रिलैक्स फील करता है। इसलिए वो कवि के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। आगे उन दोनों का खाना हो जाता है तो तुला कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो कवि कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर चली जाऊंगी। पर तुला यहाँ पर उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तो बेचारी कवि काफी टेंशन में रहती है कि कहीं उसका भांडा ना फूट जाए, इसलिए वो घर के पीछे वाले सुपरमार्केट में ही रुक जाती है और तुला को कहती है कि मुझे यहाँ से कुछ सामान खरीदना है, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती और शॉप के अंदर छुपकर तुला के जाने का इंतजार करती है ताकि वो घर वापस जा सके। लेकिन तभी सुपरमार्केट में उसकी मुलाकात उसकी आंटी से हो जाती है। तो कवि की आंटी कवि से पूछती है कि क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो यहाँ पर कवि अपनी आंटी को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर तो आंटी के होश ही उड़ जाते हैं। तो आंटी यहाँ पर कवि को समझाती है कि तुम्हें तुला से इस तरह नहीं मिलना चाहिए, अगर तुम दोनों का भांडा फूट गया तो तुम्हें पता है कितना बड़ा रायता फैल जाएगा। तो कभी कहती है मैं जानती हूँ आंटी, इसलिए तो मैंने उससे अपनी पहचान छुपा कर रखी है ताकि वो मुझे ना पहचान सके। और ये दोनों आपस में इसी बात को लेकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर तुला आ जाता है, क्योंकि कवि तुला के कार में अपना सामान भूल गई होती है और तुला वही देने के लिए वापस आया होता है। तो यहाँ पर मजबूरन कवि को अपनी आंटी से तुला से मिलवाना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी आंटी को छुपाने की बहुत कोशिश करती है, पर तुला यहाँ पर उसकी आंटी को देख ही लेता है, जिस वजह से इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। कि तभी आंटी देखती है कि कहानी भी सुपरमार्केट आ रही है, जिसे देखकर तो आंटी के होश ही उड़ जाते हैं और वो सीधा कहानी के पास जाती है और उसे सुपरमार्केट से दूर रखती है और कहती है तुम अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर तुला है और अगर तुला ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया तो सारा भांडा फूट जाएगा। तो कहानी जैसे ये सुनती है कि तुला कवि के साथ है तो ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आगे कवि घर आती है तो यहाँ पर कहानी कवि को खूब डांटती है और कहती है तुम्हें पता है ना कि अगर तुला को पता चल गया कि हम दोनों जुड़वा बहनें हैं और हम दोनों मिलकर उसे ठग रहे हैं तो उसे कितना बुरा लगेगा, ऊपर से वो हमें काम से निकाल देगा। क्या तुम ये चाहती हो कि हमारा सीक्रेट उसके सामने आ जाए और हमारा काम तमाम हो जाए। तो कवि कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं जानबूझकर उससे नहीं मिली थी, हम दोनों की मुलाकात ऐसे ही हो गई थी। तो कहानी कहती है जो भी हो, अगर तुम चाहती हो कि हमारा भांडा ना फूटे तो तुम तुला से नहीं मिलोगी आज के बाद, लेकिन अगर तुम उससे दोबारा मिली तो याद रखना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तो कभी कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद तुला से नहीं मिलूंगी। तो कहानी कहती है ठीक है, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी कभी काफी सैड हो जाती है।
अगले दिन तुला कवि को कॉल करता है और उसे अपने साथ आर्ट गैलरी जाने को कहता है और उसके बाद उसे अपने साथ डिनर पर भी इनवाइट करता है। पर कवि इस बार जाने से इनकार कर देती है क्योंकि उसने कहानी को प्रॉमिस किया होता है, इसलिए वो काम का बहाना बनाकर उसके साथ डिनर पर जाने से इनकार कर देती है। तो तुला को ये सारी बातें काफी बुरी लगती है, पर बेचारा चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता और उसे अकेले ही आर्ट गैलरी जाना पड़ता है। और बेचारा सैड होकर वहाँ की सारी पेंटिंग देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर कहानी पर पड़ जाती है, जो जानबूझकर उस आर्ट गैलरी में आई होती है ताकि वो तुला के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ा सके और उसे अपने करीब ला सके। इसलिए वो तुला से काफी प्यारी प्यारी बातें करती है और उसे पटाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो उसे अपने साथ डिनर पर भी इनवाइट करती है। पर तुला यहाँ पर काम का बहाना बनाकर इनकार कर देता है क्योंकि उसे कहानी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता है और यही बात कहानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और बेचारी गुस्सा होकर वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात पीटर से हो जाती है, क्योंकि पीटर भी उसी आर्ट गैलरी में आर्ट देखने आया होता है। तो यहाँ पर पीटर फिर से कहानी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे पटाने की कोशिश करने लगता है। तो कहानी कहती है, इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पर तुम पहुँच जाते हो, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। तो पीटर कहता है, तुम क्या बात कर रही हो, मैं और तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं, हमारी किस्मत ही हम दोनों को मिलाना चाहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती। तो कहानी कहती है, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तो पीटर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुला की वजह से तुम्हारा मूड खराब है ना, वैसे तुला है ही ऐसा, कॉलेज टाइम में भी सारी लड़कियां उस पर मरती थी लेकिन वो कभी भी किसी को भाव नहीं देता था। अगर वो तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो क्या हो गया, मैं तो दे रहा हूँ ना, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। तो यहाँ पर कहानी पीटर से अपना पीछा छुड़वाने के लिए काम का बहाना देकर वहाँ से चली जाती है और पीटर देखता ही रह जाता है। अगले दिन तुला की कंपनी अपने नए डिजाइन को लॉन्च करने ही वाली होती है कि उससे पहले सैंडी उस डिजाइन को लॉन्च कर देती है और सबको ये बताती है कि ये डिजाइन उसका है। जब तुला और कहानी और कवि ये सब कुछ देखते हैं वो लोग तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि सैंडी उसके डिजाइन को अपना डिजाइन कहकर लॉन्च कर रही है, जिसे देखकर तो उन लोगों के तोते ही उड़ जाते हैं। पर वसीम ये सब कुछ करके काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि ये सारा कारनामा तो उसी का होता है, उसी ने कवि का डिजाइन सैंडी को बेचा होता है और इस बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं होता।